ये सरकार डेड शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये डेड शब्द बड़ा भयावह होता है और इसीलिए तो जैसे ही डेड इकोनॉमी का जिक्र हो गया, हड़कंप मच गया। इट इज अ डेड इकोनॉमी। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? चूंकि आखिरी लाइन राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र किया तो हमें लगता है आपको जानना चाहिए। 2014 में अडानी की जो नेटवर्थ थी, जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी होती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जिसमें रईसों के नेटवर्थ का जिक्र होता है, उस लिस्ट के मुताबिक, यानी फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक 2014 में अडानी की नेटवर्थ थी $7.1 बिलियन। 7.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 62,116 करोड़, यानी 62,000 करोड़ के लगभग। 2025 में अगर आज फोर्ब्स की लिस्ट आप देखोगे तो अडानी की संपत्ति 7.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई, पांचगुनी हो गई, छहगुनी हो गई, सातगुनी हो गई, आठगुनी हो गई। खुद जोड़िए, क्योंकि आज की तारीख में यह संपत्ति 756.3 बिलियन डॉलर है। 7.1 बिलियन डॉलर से 56.3 बिलियन डॉलर। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने था, मोहर अपने तौर पर लगाई विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, और वह भी संसद के परिसर में विपक्ष के नेता ने खुले तौर पर कहा कि जिस देश में चुनाव आयोग वोट को लूटने लग जाए सत्ता के लिए, तो फिर डेमोक्रेसी कहां बचेगी। जिक्र जैसे ही डेड का होगा, संकट तो होगा। शायद इसीलिए हमें लगता है समझना होगा बीते 11 वर्षों में ऐसा क्या हो गया और मौजूदा वक्त की परिस्थिति ऐसी कैसी है जहां पर डेड इकोनॉमी का जिक्र हो रहा है, डेड डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है, और इस देश में भूख से कोई नहीं मरता है। इसका खुले तौर पर ऐलान हर विधानसभा से लेकर संसद तक करने और कहने से चूकती नहीं है, बावजूद इसके कि 5 किलो मुफ्त में अनाज देना जरूरी हो गया है। अन्यथा लोगों की इतनी आय नहीं, इतनी कमाई नहीं, बजट कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, सब कुछ सामने है, लेकिन इकोनॉमी डेड नहीं है। और यह सवाल जब जब जिस से पूछा जाता है, वो कहेगा इस देश में जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमी से जुड़े हैं, उनके लिए यह डेड कैसे हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में इस देश के रईसों के नाम इस देश के सरकारी बैंकों के जरिए तकरीबन 16.5 लाख करोड़, और अगर उसमें कोऑपरेटिव्स, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक सबको मिला दीजिएगा तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको माफ कर दिया गया। यानी 11 बरस का जब आप आंकड़ा निकालना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा अच्छा, हर बरस 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश में रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक के अधीन तमाम बैंक माफ कर देते हैं। सरकार पैसे की भरपाई कर देती है, बैंक की किताब ठीक हो जाती है। अगला सवाल यह भी होना चाहिए, इस देश के भीतर जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, बीच बीच में चना, कभी कभी सरसों भी, यानी सरसों का तेल भी, यह सब की जो व्यवस्था करा दी जाती है, इसका एवरेज कितना बैठता होगा हर बरस। जो हर बरस इस देश के रईसों का कर्ज माफ किया गया, उससे कम पैसे में इस देश के गरीब अपना पेट भर लेते हैं सरकार की नजर में, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी तो अनाज तो देना ही होगा। और कोविड के काल से जो शुरू हुआ मार्च 2020 से, अब वो कब तक चलेगा और कोई सरकार कैसे वापस ले पाएगी इसे, यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस देश की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। हमें लगता है सरकार के ही तथ्यों को आज सामने रखा जाए, लेकिन उससे पहले यह आवाज कल की है जब राहुल गांधी इस देश की जीडीपी, यानी ओवरऑल इस देश में जो काम हो रहा है, और जब सरकार तमगा लगाकर घूम रही है कि देखिए हम दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए, अब आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। 2014 में भारत की जीडीपी 2.07 ट्रिलियन डॉलर थी, जो सरकार के मौजूदा आंकड़े, जो सरकार के डॉक्यूमेंट है अभी की तुरंत के बतला रहे हैं आपको, 4.19 ट्रिलियन डॉलर, यानी जीडीपी। और जीडीपी के भीतर कॉरपोरेट का योगदान, अडानीज का थोड़ी देर के लिए मानिए कि अगर एवरेज भी बैठाते हैं तो इस देश में जीडीपी दुगनी होती है 11 साल में, 2.07 ट्रिलियन डॉलर से 4.19 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर दूसरी तरफ
62,000 करोड़ 4,92,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस देश के टॉप 100 कॉरपोरेट्स जिनकी जो रकम थी एवरेज निकालिएगा तो उसमें तकरीबन 300% का इजाफा आपको इस देश के कॉरपोरेट की संपत्ति में नजर आएगा। और 100 गुना, दुगना को 100 गुना मान लीजिए एक क्षण के लिए। अब आप सोचिए कि कॉरपोरेट की पूंजी भारत की जीडीपी में कितना बड़ा योगदान देती है। यहां पर आप यह मत पूछिएगा कि दरअसल प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ गई। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भारत में प्रति व्यक्ति आय 80,000 थी, 90,000 थी, उस वक्त फ्री का अनाज नहीं मिलता था। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मोदी काल ने कमाल का खेल किया। उसने इस देश के भीतर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहिए या इनफॉर्मल सेक्टर कहिए, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसमें इस देश के 90% लोग जुड़े हैं। यानी 90% वर्कफोर्स जिस इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा है, वहां पर नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों ने सब कुछ तबाह कर दिया और स्थिति नाजुक होती चली गई। और भारत के भीतर टैक्स के आश्रय जो कमाई होती है वही भारत का असल में बजट बन जाता है, यह बात निकलकर आने लग गई। यानी मनमोहन काल का दौर हो, यानी उस दौर में चले जाइए जब दुनिया में मंदी आई थी, या उस दौर में चले जाइए जब सोना गिरवी रखा गया था, भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर के आश्रय चलती थी, एग्रीकल्चर के आश्रय चलती थी। लेकिन सब कुछ इस दौर में तबाह हुआ। और मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के काल में जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश और अमेरिकी इकोनॉमी के आश्रय ही आगे बढ़ने की दिशा में चलता चला गया, यानी पूरी निर्भरता हो गई। अब जो लोग ये सोचते हैं कि दरअसल अमेरिका से दो दो हाथ कर लिए जाए, पार्लियामेंट के भीतर भी भाषण दे दिया गया कि आप डोनाल्ड को चाहते हैं या तो मैकडोनाल्ड को बंद कर दीजिए, यानी नहीं चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। इस देश की इकोनॉमी और हालत की परिस्थिति यह है कि भारत की निर्भरता चीन के उत्पाद प्रोडक्ट को लेकर और रॉ मटेरियल को लेकर है, अन्यथा भारत में लगभग 62% इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। और जो अमेरिका की कंपनी है भारत के भीतर में, एक दो नहीं, 2 दर्जन नहीं, 2.5 दर्जन से ज्यादा कंपनी, यानी 30 से ज्यादा कंपनियां हैं, उन्होंने भारत के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। इकोनॉमी जिसके हाथ में है उसके हाथ दिल्ली की सत्ता से नहीं, कहीं और से बंधे हुए हैं, क्योंकि वह इस देश की सीमा को अपने नेटवर्थ और अपने मुनाफे से नहीं आंकता है। उस सीमा के बाहर का पूरा बिजनेस उसका मल्टीनेशनल हो चुका है। और इस देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका हेडक्वार्टर दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क में ना हो। बचा क्या आपके हाथ में? डेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा संकट में आ जाएगा, लोग बौखलाने लगेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश की इकोनॉमी दोनों से एक बड़े तबके का कोई संवाद हो ही नहीं, ऐसी परिस्थिति बनाकर रख दी गई। और जिन आंकड़ों को लपेटा गया उसमें नौकरशाही ने जमकर सत्तानुकूल आंकड़े पेश करने शुरू किए और मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर रात तक यह चलता रहा। लेकिन अब सवाल तो उस जमीन पर पांव रखने का है जहां दलदल है, डेड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।